Assalamu alaikum. I am Tariq Abbas, an English language teacher from Lahore. First of all, I would like to express my deepest gratitude to Teachers Summer Learning Festival for inviting me to speak on a very important topic, and the topic is classroom management. My heartfelt thanks to Ma'am Rafia Mudassar, who is arranging this wonderful learning event, and I am sure that many of the teachers will be benefiting from this series of sessions. As far as my qualification is concerned, I have done my master's in English literature and then in English linguistics, and I have also done a lot of courses on ELT methodology from Spelt and other very prestigious platforms. So without wasting any further time, let me share with you what will be our today's agenda on the topic of classroom management. तो आज के सेशन में हम जो मेन पॉइंट उसको थोड़ा गो थ्रू करेंगे वो है कि वाई क्लासरूम मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत है हमें इसको मैनेज करने की, और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। इस सिलसिले में हम हार्वर्ड गार्डनर की जो 5 माइंड थ्योरी है उसको थोड़ा सा टच करेंगे, 5 पीज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करेंगे, टीचर्स रोल की बात करेंगे, बेसिक टीचिंग स्किल्स के हवाले से बात करेंगे जो कि रिक्वायर्ड हैं एक अच्छे हारमोनियस क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा हम क्लास डिस्ट्रप्शंस की भी बात करेंगे, किस किस्म की डिस्ट्रप्शंस होती हैं और वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे जाके टीचर को इस क्लासरूम मैनेजमेंट को बड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि व्हाई क्लासरूम मैनेजमेंट। देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ। If as a teacher I am unable to control my class and I am unable to build a learning environment and I am unable to develop a rapport with my students and there is a deficit, a trust deficit over there, then what will happen? The learning goals cannot be achieved. In order to achieve learning goals, both students and teachers should work in harmony. They should work hand in glove with each other so that they can realize the goals students want to achieve at the end of each session, at the end of each academic year. तो बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड हार्मनी ये कैसे हो और हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर एबल टू डेवलप दिस वन? तो वो हमें पता चल जाता है क्लास में, क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है, जो उसकी एम्बियंस होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो हम उनकी असेसमेंट वगैरह कंडक्ट करते हैं उसके हवाले से चीज़ें कैसे चलती हैं। तो वहाँ से हमें फिर इसका आइडिया होना शुरू हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट जो है, इट मीन्स दैट वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड व्हेन वी गो इनटू द क्लासरूम। इसमें कुछ काम जो है हम क्लास में जाने से पहले करते हैं और कुछ काम हम क्लास में जाने के दौरान करते हैं। जब हम वंस वी आर इनसाइड द क्लासरूम एंड वंस वी आर आउट ऑफ द क्लासरूम, सम ऑफ द वर्क इज़ डन ओवर देयर। क्लास में जाने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें अपना लेसन प्लान करना होता है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना होता है, हमें टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना होता है, हमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक ऑर्डरली वे के अंदर करना होता है, और हमें इस चीज़ का मुकम्मल एहसास होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली इन द क्लासरूम। ठीक है, अनसर्टेनिटीज़ और इन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट है, एक जो स्ट्रक्चर्ड आपकी क्लासरूम है, उसमें जहाँ तक मुमकिन हो आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें आपको मालूम होना चाहिए। तो क्लासरूम में बेसिकली जो प्लानिंग है, प्लानिंग में है कि आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है विच इज़ कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट मी रिपीट, प्लानिंग, प्लानिंग मतलब प्लान, यू प्लान योर लेसन, यू प्लान योर एक्टिविटीज, यू प्लान इफ इट इज़ अ लॉन्गर लेसन विच पार्ट ऑफ द लेसन यू आर गोइंग टू
डिलीवर इन द क्लासरूम, और किस टाइप की आपने होम असाइनमेंट देनी है, और क्लास में किस टाइप के आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, या कोई और आपने प्री रीडिंग एक्टिविटी उनको करवानी है। तो प्लानिंग के बाद है ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने इन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, उनको एक ऑर्डर में लेके आना है, ताकि जब आप क्लासरूम में जाएं, अगर आप जाती हैं क्लास में और लेट्स से कि वहाँ पे multimedia is not working, and if you are delivering your class through multimedia, so what will happen? You should not stop because the multimedia is not working, or there is some problem with the equipment, or there is problem with the electric supply. तो इन दैट केस आपने चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज वे में आगे लेके चलना है, ये आपका प्लानिंग का पार्ट भी है, और फिर आपकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये आपकी इसमें जो है डिलीवरी से ताल्लुक़ भी रखता है कि हाउ डू यू डिलीवर योर लेक्चर, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। फिर है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से? इसका मतलब ये है कि आपने क्लास को लीड करना है, स्टूडेंट्स ने आपको लीड नहीं करना, ठीक है। अगर क्लास का कंट्रोल स्टूडेंट्स के हाथ में चला जाता है तो इट मे रिजल्ट इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट, you may not be able to complete your lesson as you have planned, and maybe you are not able to execute, implement the activities which you have planned for better consumption of the students, ठीक है। और लीडिंग के बाद फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इनसाइड द क्लासरूम। अब कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि यू आर हैविंग अ स्टिक इन योर हैंड एंड देन यू आर आफ्टर योर स्टूडेंट्स। नो, कंट्रोलिंग मीन्स reading the body language of your students and understanding what do they want. If they feel bored, if they are not taking interest in the lesson, you can introduce some activity, you can tell a story, you can do anything within your classroom which may lead them towards understanding of the lesson, ठीक है। तो उसमें आप कोई अगर लैंग्वेज की क्लास है तो ग्रामर गेम्स भी आप करवा सकती हैं। वहाँ पे पेनियर की किताब है 5 मिनट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ग्रामर गेम्स की किताब है टीचिंग थ्रू इंग्लिश, वो भी एक अच्छी किताब है। कीप टॉकिंग एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसी तरीके से जेरमी हार्मन ने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, और ये मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन PDF ड्राइव ऑन गूगल, वहाँ से आपको मिल सकती हैं और आप उनको अपने फ्री टाइम में गो थ्रू करके चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी हम बात करते हैं कि क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो आपने नर्चर करना है, जो ग्रो करना है, जो उनको एजुकेट करना है, उसके एंड पर्पस किया है। तो उसमें हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बड़ी डिस्कस की जा रही है आजकल, वो बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है कि देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे के यूँ समझ लें आप सिम्बॉलिकली कि 5 माइंड्स को आपने डेवलप करना है। 5 माइंड्स आपने उनके डेवलप करने हैं। वो कौन कौन से 5 माइंड्स हैं? नंबर 1 इज़ अ डिसिप्लिन माइंड, उनको डिसिप्लिन देना है, उनको वक्त के ऊपर काम करने की आदत डालनी है उनके अंदर, और चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आपने एग्जीक्यूट करवानी है, और स्टूडेंट्स को जो कंफर्ट जोन है वहाँ से बाहर निकालना है सो दैट दे वर्क टुगेदर। अगर आप टास्क बेस्ड लर्निंग करवा रही हैं वहाँ पे, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रही हैं, या ऑडियो लिंगुअल मेथड आप इस्तेमाल कर रही हैं, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग चल रही है, वहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टूल आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो स्टूडेंट शुड interact, they should engage themselves with the activities, and they should be a part, an active and a positive part of the learning process। तो उसके लिए आपने फिर उनको करना है कि डिसिप्लिन माइंड होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है सिंथेसाइजिंग माइंड। सिंथेसाइजिंग माइंड से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी आपने उनके अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद आता है क्रिएटिव माइंड। वी ऑल नो कि वी हैव टू डेवलप क्रिएटिव स्किल्स अमंग आवर स्टूडेंट्स सो दैट दे आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो उसी वक्त कर सकते हैं जब बॉक्स भी मौजूद हो, और वो बॉक्स कैसे मौजूद होता है? वो थ्रू द डिसिप्लिन माइंड एंड द सिंथेसाइजिंग माइंड आप उनका एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, और फिर क्रिएटिव स्किल सेट के अंदर आके आप उनको क्रिएटिव होना, चीज़ों को नए एंगल से देखना, वो आप सिखाते हैं उनको। अच्छा, इसके बाद जो
रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ माइंड्स हैं, उनका ताल्लुक है ह्यूमन रिलेशंस के साथ, ह्यूमन डायमेंशन उनके अंदर आ जाती है, और वो है रिस्पेक्टफुल माइंड और एथिकल माइंड। रिस्पेक्टफुल माइंड का मतलब ये है कि टीचर शुड एनेबल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर, दे शुड रिस्पेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। When they move in the society, they should respect everyone they come across. They should greet them and they should stay away from dishonesty. ये हमें स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों का जो माइंड है वो ग्रो करना पड़ेगा, और ये जो रिमेनिंग अवे फ्रॉम द डिसऑनेस्टी है, ये उनका एथिकल माइंड है। तो 5 माइंड्स की हमने यहाँ पे बात की। इसकी मज़ीद डिटेल आपको चेंजिंग माइंड्स जो किताब है हार्वर्ड गार्नर की, उसमें भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो कौन से माइंड बच्चों के डेवलप करने हैं? द डिसिप्लिन माइंड, द सिंथेसाइजिंग माइंड, द क्रिएटिव माइंड एंड रिस्पेक्टफुल माइंड, फाइनली एथिकल माइंड। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 5 P's ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। कौन कौन से 5 P's हैं, और उसके ऊपर हम एक हल्का सा जिक्र करेंगे। नंबर 1 P है पॉजिटिव, चीज़ों का पॉजिटिव लेना सीखें। टीचर्स रिमेन अंडर वेरियस स्ट्रेसेस, फैमिली स्ट्रेस है, वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आगे प्रमोशन नहीं हो रही, चांसेस नज़र नहीं आ रहे, उस चीज़ का स्ट्रेस है, एंड देयर आर सो मेनी स्ट्रेसेस। जो आपके अंदर एक कमाल है, वो कमाल ये होना चाहिए कि शुड रिमेन पॉजिटिव। अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हमेशा एक न्यू एंगल, एक पॉजिटिव एंगल, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और वो आप कैसे डेवलप करते हैं? अगर आपके इर्द गिर्द के लोग पॉजिटिव हैं तो फिर आप भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के लोग कूलर टॉक के अंदर इन्वॉल्व हैं, ग्रेप वाइन टॉक के अंदर इन्वॉल्व हैं, और वो मैनेजमेंट के बारे में हमेशा क्रीबिंग करते रहते हैं, जो उनके कोलीग्स अवेलेबल नहीं हैं, जो अवे हैं वहाँ से, उनके बारे में क्रीबिंग करते हैं, तो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? यू विल आल्सो बी ए पार्ट ऑफ द सेम कल्चर, और आप उस नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे। और जिम रोहन जो बड़े ज़बरदस्त और बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ट्रेनर हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी हु यू आर, सी 5 पीपल हु यू मोस्टली इंटरेक्ट विद। आपके इर्द गिर्द वो 5 लोग कौन से हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना, जिनके साथ आपका ज़्यादा ताल्लुक वास्ता है, आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो जो उनकी ट्रेड्स हैं वो आपकी ट्रेड्स हैं। ठीक है, और वो इंग्लिश में एक मुहावरा भी है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपको अपनी कंपनी का भी ख्याल रखना होगा। और जब आप बच्चों से बात कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट से आप बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखना होता है कि आप उनको कहीं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे। यू डू नॉट रियलाइज योर सेल्फ वाइल यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स। ठीक है, तो अपने अंदर एक फ़िल्टर ही आपको लगाना होगा। तो नंबर 1 हमने बात की पॉजिटिविटी की, आपको हर चीज़ में पॉजिटिव आउटलुक जो है दूसरे के मसले को समझना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर था पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब क्या है कि हमें बातचीत के अंदर रवादारी का, इखलाक का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज बुरी नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर हम जजमेंटल हो जाते हैं, अगर हम क्रिटिकल हो जाते हैं, अगर हम इम्पोलाइट हैं, तो जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो टीचर्स के बिहेवियर के साथ अटैच्ड होता है। इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टफुल टू द स्टूडेंट्स, दे विल आल्सो नॉट रिस्पेक्ट यू। ठीक है, तो रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है। कैसे? थ्रू योर पॉजिटिविटी, थ्रू योर पोलाइटनेस, अच्छे वर्ड्स बोलें, और हमेशा बच्चों को अपनी लैंग्वेज के ज़रिए इनकरेज करें, कॉन्फिडेंस से उनको, क्योंकि योर वर्ड्स एज अ टीचर दे स्टे इन द मेमोरीज ऑफ योर स्टूडेंट्स। इवन इफ दे ग्रो ओल्ड एंड देन दे बिकम प्रोफेशनल्स, दे विल रिमेंबर योर वर्ड्स। नंबर 3 पे है प्रिपेयर्ड। अगर आप तैयार होकर जाते हैं, आपने लेसन तैयार किया हुआ है, क्लासरूम के अंदर व्हाट कैन गो रॉन्ग, आपने उसके बारे में प्रेडिक्शन की हुई है, और उसके मुताबिक आप अपना जो टूल किट है वो आप लेके जाती हैं या आप जाते हैं, और जो सवाल बच्चे आपसे पूछ सकते हैं आप ऑलरेडी उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग, अनदर P
तो फर्स्ट पी क्या थी? पॉजिटिविटी, नंबर 2 पोलाइटनेस, नंबर 3 प्रिपेयर्डनेस। तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ़ यू हैव मास्टर्ड योर टॉपिक, ठीक है, अभी तो आपके पास चैट जीपीटी भी है, यूट्यूब भी है, बहुत सारे आपके पास एआई के टूल्स भी हैं, गूगल भी आपके पास है, तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल है। तो अपना टॉपिक एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप तैयार करें। नंबर 4 पे प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब यह है कि क्लास में जाकर टाइम वेस्ट ना करें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। जो टॉपिक आप पढ़ाने गए हैं, उस टॉपिक के ज़रिए आप क्या रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, उसको ध्यान में रखें और प्रोडक्टिविटी अपनी क्लास के अंदर प्रोड्यूस करें, अपने काम के अंदर प्रोडक्टिविटी लेके आएँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं, उस सीखने का अमल और उसके बाद जो सीखने के बाद तब्दीली आनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, वो आपको नज़र आनी चाहिए। और प्रॉम्प्ट, फाइनल जो 5 पीस का आखिरी पी है वो है प्रॉम्प्ट, कि यू शुड बी प्रॉम्प्ट, शुड नॉट बी ओवर थिंकर, यू शुड नॉट इंडल्ज इन प्रोक्रास्टिनेशन। आपको बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स में नहीं जाना। आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने कोलीग से पूछें, उसका नेट पे सर्च करें। स्टूडेंट्स आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपको उन्हें प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन जवाब दे दें, नेक्स्ट डे आप उसको जाके दें, बट डू नॉट फॉरगेट दैट a question has been raised and you have to answer that question। तो अब देखिए सारे प्रोसीजर के अंदर जो टीचर्स रोल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि टीचर्स ही के रोल के अंदर जो बेसिक टीचिंग स्किल्स हैं, जो हर टीचर को जिनका ख्याल रखना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं। और हमेशा याद रखें कि जैसे स्टीफन और कॉवी ने कहा था कि पब्लिक विक्ट्री से पहले प्राइवेट विक्ट्री आती है। पहले अपने आप को फतह करते हैं, पहले अपनी कमियां जो हैं वो आप इम्प्रूव करते हैं, पहले अपने ग्रे एरियाज़ के ऊपर आप काम करते हैं। और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट हों के चीज़ों की एक्सपर्टीज़ लेके आप बाहर जाते हैं, तो लोग भी फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, आपकी टोन को रीड करते हैं, आपकी जेस्चर्स को रीड करते हैं, आपकी जो कन्विक्शन है बात करते हुए उसको रीड करते हैं और अपना रिस्पॉन्स उसके मुताबिक देते हैं। तो बेसिक टीचिंग स्किल्स में बेसिकली हम 4 एरियाज़ की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, दूसरी हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स के हवाले से, तीसरी हम बात करते हैं ह्यूमन स्किल्स के हवाले से, और चौथी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स के अंदर क्या आता है? टेक्निकल स्किल्स के अंदर जैसे लेसन प्लान है, न्यू टीचर्स के हवाले से खास तौर पर कि आपको अपना लेसन प्लान लिखना आता हो, आपने प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, ये जो 3 पीज़ हैं, इसको कैसे लेके चलना है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करवानी है, आपने बच्चों को क्लास में तैयार कैसे करना है लेसन की तरफ। क्या जाते ही आपने लेसन स्टार्ट कर देना है, या आपने कोई कोटेशन से उनके माइंड को डाइवर्ट करना है, कोई हल्की सी आपने प्रीवियस डे की समरी को रिकॉल करवाना है, किसी वाक़े का हवाला देना है, किसी चीज़ के हवाले से वर्ड्स लिख के उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवानी है कि उनको टॉपिक की तरफ लीड करें। तो ये एक आपकी टेक्निकल स्किल्स है कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कैसे आपने इसको लेके चलना है। उसके बाद है मेथड। मेथड्स भी ज़ाहिर है इनका ताल्लुक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से है कि कौन कौन से मेथड हैं जो आपने क्लास में इस्तेमाल करने हैं। मेथड के साथ आपकी जो टेक्निक्स हैं वो क्या होंगी और आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके एक्शन प्लान्स हैं वो क्या हैं और आपकी प्लान्ड एक्टिविटीज़ क्या हैं। मेथड क्या है? जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात करें, तो जब एक टीचर क्लास में लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जाता है तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी यूज़ करता है, जो कि क्लासिकल मेथड भी कहलाता है। वो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करता है, यानी कि सिर्फ इंग्लिश के अंदर बात करता है। वो ऑडियो लैंग्वेज मेथड में भी जाता है। वो कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को भी यूज़ कर सकता है। क्लास के अंदर जो उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो उसमें पेयर वर्क के ऊपर जा सकता है, पीयर करेक्शन के ऊपर जा सकता है, रोल प्ले करवा सकता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, टूल किट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। लेक्चर मेथड वगैरह में लोग जो लार्ज क्लासेस होती हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या होंगे? जो भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टेप्स मिस करते हैं तो फिर आप उस मेथड के फ़वाइद जो हैं उस तरीके से आप हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद हैं जी असेसमेंट टेक्निक्स।
असेसमेंट टेक्निक्स में क्या है कि आपने टीचर ने किस तरीके से सवाल बनाने हैं ताकि स्टूडेंट्स का नॉलेज वो इवेल्यूएट या असेस कर सके। पेपर सेटिंग कैसे करनी है, आइटम राइटिंग कैसे करनी है, रूब्रिक्स यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे देनी है। जब आप MCQs बना रहे हैं तो वहाँ पे आपने डिस्ट्रैक्टर कैसे लगाना है, सवाल कौन सा आपने ओपन एंडेड देना है, कौन सा सवाल आपने क्लोज एंडेड देना है, कितने आपने उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने हैं, कितने आपने सब्जेक्टिव देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी असेसमेंट टेक्निक्स के हवाले से आ जाती हैं। इसी तरीके से फिर आपको करिकुलम का भी आइडिया होना चाहिए कि आपका वो सिलेबस क्या है, आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसको कैसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ डेज़ के हवाले से। तो ये सारी आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं। उसके अलावा SLOs यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, हर चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं या आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर किस किस्म की तब्दीली आनी चाहिए। यानी अगर आप उनको टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेशन के बाद अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है तो वो बच्चे पैराग्राफ के अंदर कैसे लिखेंगे, MCQs में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। और जब उसकी आप कहते हैं कि जी मुझे आप अपनी एक्टिविटी बताएं कि आप क्या करते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर, रेपिटेशन ऑफ योर हैबिट्स, उसके बारे में आप बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूटी की बात आएगी तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं क्लास के अंदर, आपको आउटकम का पता होना चाहिए और उस आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सवाल से डिज़ाइन होनी चाहिए। तो ये हमने बात की बेसिक टीचिंग स्किल्स में, जो 4 बेसिक टीचिंग स्किल्स हैं, जिसमें हमने टेक्निकल स्किल्स की बात की, कंसेप्चुअल की बात अब हम करेंगे, ह्यूमन स्किल्स की हम बात करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे। तो पहला पोर्शन जो है इसमें आउट ऑफ दिस 4 स्किल्स आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट कि व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स अ टीचर शुड टेक इनटू अकाउंट, बिकॉज इफ़ यू आर टेक्निकली साउंड, अगर आपको इन चीज़ों के ऊपर, लेसन प्लान के ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, पेपर राइटिंग के ऊपर अगर आपको कमांड है तो स्टूडेंट्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप आएगा कि टीचर नोज़ व्हाट ही और शी इज़ गोइंग टू चेक। क्योंकि जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो ऐसे ऑब्जेक्टिव तरीके से होने चाहिए कि एक ही सवाल के अंदर अगर आपने किसी को नंबर दिए तो उसमें दूसरे स्टूडेंट का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज स्पेलिंग, ग्रामर, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये कि बच्चों के अंदर ये नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जी फलां को ज़्यादा नंबर मिल गए और मैंने भी वही जवाब लिखा था, स्पेशली MCQs, तो मेरे नंबर क्यों कट गए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच विजिलेंट। तो ये सारी चीज़ें लीड करती हैं आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। कंसेप्चुअल स्किल्स की हमने बात कर ली, बात कर रहे हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स में ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दोज क्वेश्चन विद इन द क्लासरूम। अगर आपको क्लासरूम में कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जो आपको उसका जवाब नहीं आता तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ए रॉन्ग और एन इनकरेक्ट आंसर, take time from the student and tell them that you will search reply of this one and then you will come up and make sure that next time when you go into the classroom you start your lecture by answering this question जो आपने पहले आंसर नहीं किया और आपको उसका जवाब नहीं आया। क्योंकि जब आप गलत आंसर देंगे तो तो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेब हेडेड, वो पाम टॉप्स और सारी चीज़ें उनके पास, मोबाइल इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ब्रेक में जाएंगे चेक करेंगे एंड देन वो जो क्रेडिबिलिटी की हमने शुरू में बात की, जो ट्रस्ट की हमने बात की थी, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। तो वहीं से फिर आपके डिसिप्लिन के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो आपको अपने जो लेसन है, जो लेक्चर है, उसकी पूरी पिक्चर आपके जहन में होनी चाहिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं जो आपने पूछने स्टूडेंट से, उनको खुद से उनके जवाब तलाश करें और उनको नोट डाउन करें और आप देखें कि वेदर यू योर सेल्फ आर सेटिस्फाइड। इन केस के आंसर की में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है या टीचर्स बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप एक लेसन पढ़ा रही हैं
ठीक है आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आप उसको चेक और रीचेक करें। और फाइनली हम इसमें कंसेप्चुअल स्किल के हवाले से एक और बात करते हैं कि प्रायर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रायर preparation prevents poor performance. If you are not prepared and you go into the classroom and the students ask questions, because you get different varieties of students in the classroom. Some of them, they are very sharp and they study the topic one day before, and then some of them, they do prepare questions, and if you're not prepared and they ask you a question and you are unable to reply, or you give an incorrect answer, so what will be the level of respect between the teacher and the students? These things are very much important. अच्छा जी, अब हम तीसरी ह्यूमन स्किल्स की बात करते हैं। ह्यूमन स्किल जो एक टीचर को आनी चाहिए, जिसके ऊपर होना चाहिए, उसे ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि इन क्लासरूम यू आर नॉट गोइंग टू मीट अ रोबोट, यू आर गोइंग टू मीट ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट रोबोट्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। यू नीड टू सी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। कोई आप ऐसी एग्जांपल ना कोट कर दें क्लास में रिलीजियस के हवाले से इस्लामियात पढ़ाते हुए, जो किसी बच्चे के जो बिलीफ हैं उसको हट कर दे। तो यू हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, राइट, और किसी की फीलिंग्स को आपने हर्ट नहीं करना। वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, तो जिस किस्म के वो बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो उनकी ड्रेसिंग, उनकी चीज़ें, वो आपको इस हवाले से थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। और इक्विटी का प्रिंसिपल होता है। इक्विटी का मतलब ये कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट नीड, इट हैज़ अ नीड ऑफ इट्स ओन। तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। एक ही लाठी से सबको ना हाँके, बल्कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स हैं, जो इंडिविजुअल नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर भी आप फोकस करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो रेपो है वो बड़ी अच्छी डेवलप होगी, आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी स्टूडेंट्स के साथ डेवलप होगी। और स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है जब इम्प्रूव करेगा, उसको चीज़ें समझ में आएंगी, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो आपको मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और ये वाले इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अ टीचर शुड ऑल्सो बी ए साइकोलॉजिस्ट। ही शुड और शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन द स्टूडेंट इज़ अंडर स्ट्रेस। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं किसी स्टूडेंट से उसका नाम लेकर, तो आप देखें कि उसकी फीलिंग, और जब आप बार बार करेंगे, एक ही बच्चे से बार बार सवाल करेंगे, तो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस में भी लूज़ करना शुरू कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चनिंग का तरीका यही होता है, ये थ्रू अ जनरल क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, टू द क्लास, एंड इफ you do not find anyone answering, then you have to point out a student who you think will be able to reply, who is looking towards you, whose body language tells you that he wants to be asked that question. तब उसको फिर आप आगे करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि आपको अगर बच्चे इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आपको उसके रीजंस का भी थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि बच्चा किस प्रेशर के अंदर है। आपने होमवर्क ज़्यादा दे दिया है, आपने क्लास में कम काम करवाया है और बच्चे को ज़्यादा होमवर्क दे दिए है, और वो चीज़ें दे दी जो अपने क्लास में नहीं करवाई, और फिर आप उसे टाइम भी नहीं दे रहे, या बहुत ज़्यादा क्लास वर्क बच्चा होमवर्क जो है बच्चा वो क्लास से लेके जा रहा है। 7 सब्जेक्ट हैं, 7 टीचर्स ने उससे अच्छा खासा होमवर्क दे दिए है, तो टीचर की आपस में कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, ताकि एक बैलेंस वे में लेके चलें, वो रट्टा मशीन ना बन जाए। आपने उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो इंडिविजुअलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, तो बेसिकली तो आपने पढ़ाने का मकसद है कि बच्चे के अंदर शऊर भी आए, कॉन्फिडेंस भी आए, उसकी पर्सनैलिटी शैटर ना हो। और अब हम आगे बात करते हैं जो 4th सेट ऑफ स्किल्स है, विच इज़ communication skills. Communication is very much important. The way a teacher communicates with the students, the choice of the words and the tone in which the teacher is addressing the students matters a lot. ये नहीं है कि आप लेट आए हैं स्कूल के अंदर, आपके डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं,
यू आर अनेबल टू मीट ऑब्लिगेशंस एट योर होम, और उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर आप आके और आपको पता ही नहीं है कि आपकी टोन गुस्से वाली हो जाती है, तो जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनको आप इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, दे नोटिस दी सटल डिफरेंसेस। तो आपके जो वर्ड्स का रिएक्शन है, अगर वो फौरी नहीं मिलता तो बच्चे ज़ाहिर है उसको डिस्कस करते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से, तो आप 3 लेवल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। एक आपका वर्बल होता है, आप वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, इट्स अबाउट 7% रोल टोटली। उसके बाद आपकी टोन आ जाती है, विच इज़ पैरा वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड 38%। आपका लहजा कैसा है, आप पोलाइट हैं, आप हार्श हैं, आप तनकीद कर रहे हैं, सरकाज़म है आपके उसमें, आयरॉनिक आप हो रहे हैं उसके अंदर एग्जाम्पल देते हुए। तो ये आपकी टोन मोर इम्पोर्टेंट दैन योर वर्ड्स। और फिर फाइनली जो इसका है वो है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका डिस्टेंस भी आता है, बच्चों से कितना करीब होकर सवाल करते हैं। अगर आप ज़्यादा करीब होंगे, जो रिस्पेक्टेबल डिफरेंस है, आप उसको वायलेट करेंगे तो बच्चा वो अंडर प्रेशर आ जाएगा। लाइकवाइज अगर आप आई कांटेक्ट ज़्यादा देर मेंटेन करके और एक एग्रेसिव वे में आप बच्चे से बात करते हैं, तो अगेन द चाइल्ड विल बी इन ट्रबल वाटर। आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आप कैसे तैयार हुए हुए हैं, ठीक है, आपके चलने का स्टाइल कैसा है, जल्दी जल्दी क्लास में आते हैं या आप एक रिस्पेक्टफुल वे में नॉर्मली तरीके से चलते हुए आते हैं, आते ही आप सवालों की बौछार कर देते हैं या बच्चों को रिलैक्स करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनको थोड़ा प्रिपेयर करते हैं फॉर योर सेशन। तो ये वो चंद एक सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में 7 C's की बात होती है। 7 C's का मतलब ये कि 7 पॉइंट आपको वेदर यू आर राइटिंग और वेदर यू आर स्पीकिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। उसमें पहला नंबर है क्लैरिटी का, कि आप जो कुछ बोलें, जो सवाल करें, वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसके 2 मीनिंग्स नहीं होने चाहिए, वो तंजिया और नॉर्मल दोनों तरीक़ों से इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क एग्जैक्टली फ्रॉम योर स्टूडेंट शुड बी क्लियर अबाउट इट। क्लैरिटी के बाद ये है कंसाइजनेस, कि आप कोशिश करें कि जो लॉन्गर वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करें। लैंग्वेज शुड बी ईजी, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड इट शुड बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। जब आप लिख लें, ज़्यादातर राइटिंग के हवाले से हम कंसाइजनेस की बात करते हैं, जब आप लिख लें पेपर या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपने करनी है, आप उसको थोड़ा सा देख लें कौन से वर्ड इरेलीवेंट हैं, प्रेपोजिशन आपने कहीं रेलिवेंट तो नहीं लगाई हुई, आपने फ्रेजल वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ, आपने कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन तो उसमें ऐड नहीं कर दिया, तो उसको आपने कंसाइजनेस की तरफ लेके आना। और आप गूगल करें 1 वर्ड सब्सटीट्यूट्स, क्या गूगल करें 1 वर्ड सब्सटीट्यूट, यानी कि वो एक ऐसा वर्ड जो 3 वर्ड्स की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो इस प्रैक्टिस से भी आप अपने जो राइटिंग है और इवन स्पीकिंग है, आप उसमें थोड़ी सी कंसाइजनेस लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिर बात होती है कंक्रीटनेस की। कंक्रीटनेस का मतलब यह है कि आप हवा में तीर न चलाएं। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें इनसे मांगी हैं, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा करेक्टनेस है, वट एवर यूर राइटिंग, योर फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड योर डेट्स एंड योर इफ़ इट्स ए हिस्ट्री पेपर, तो उसमें हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसको इसलिए कहते हैं कि आप दोबारा रीड कर लें, रिवाइज कर लें। कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप नेट पे थोड़ा सा सर्च करेंगे कि व्हाट आर द कोहेसिव डिवाइसेस, तो आपको बहुत सारे प्रोनाउन और छोटी छोटी फ्रेजेस मिल जाएंगी। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नेक्स्ट है, फाइनली है, ऑन दी होल है। इस किस्म के जब आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, वेदर इट इज़ रिटन और वेदर इट इज़ स्पोकन, तो उसके अंदर कंसाइजनेस आती है, उसके अंदर एक कोहिजन आती है, चीज़ें आपस में ग्लू अप होना शुरू हो जाती है। तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन स्टूडेंट्स पर भी पड़ता है। दे हैव ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट सच ए टीचर। और फिर रिस्पेक्ट आती है, डिसिप्लिन रिलेटेड या कोई और ऐसी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट नहीं होती। वट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी कर्टियस। कर्टियस के ऊपर बार बार हमारा
वो कहता है पोलाइटनेस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, वो जो हमने बात की रिस्पेक्टफुल माइंड वो होना चाहिए, वो आपने ही अपनी एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चों को सिखाना है। तो हम देखते हैं कि जो क्लास में डिस्ट्रप्शन है वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक तो माइनर डिस्ट्रप्शन होती हैं, कोई बच्चे ने छोटी मोटी शरारत कर दी, तो इसका तरीका ये होता है कि एक टीचर एक आंख भर के देखता है और बच्चा उधर ही रुक जाता है, वो समझ जाता है कि आई हैव बीन नोटिस्ड। दूसरी होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक में ये होता है कि आपको फिर बच्चे की इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका मिसबिहेव किस वजह से कर रहा है, कहीं आपने अनजाने में उसको तनकीद का निशाना तो नहीं बार बार बनाया, या बार बार उससे सवाल तो नहीं पूछती, या बार बार इसी का होमवर्क तो चेक नहीं करते इंस्टेड ऑफ रोटेशन, यू नो, और या बार बार आप उसको क्लास में खड़ा करके सवाल करती हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है इन अ वेरी पोलाइट मैनर। तो क्रॉनिक के बाद जो सीरियस है जहाँ पे टीचर को होना चाहिए वो है आपकी जो है मेजर डिस्ट्रप्शंस। मेजर डिस्ट्रप्शन से क्या मुराद है कि जहाँ पे बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो देखें जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं, इसमें इफ़ यू आर कनेक्टेड विद योर स्टूडेंट्स पेरेंट्स और आप उनसे रब्ते में होते हैं डायरी के ज़रिए, बाकी चीज़ों के हवाले से, जो छोटी भी अगर आप एनॉमली देखते हैं जो आप समझते हैं कि इट इज़ गोइंग टू लीड टूवर्ड्स अ मेजर डिस्ट्रप्शन एट अ लेटर स्टेज, you timely inform the parents. And there one thing is which is very very important, the management is not from another island. As a teacher and as an administrator, both the entities, both the parties, they have to work hand in glove with each other, they have to be on one page. तो एज अ टीचर आपको चाहिए कि अगर आपको ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप मैनेजमेंट को बताएंगे, और मैनेजमेंट का भी ये काम है कि चीज़ों को फिर लाइट ना ले। जब कोई टीचर आपको आके बताता है कि जी ये मुझे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो देन टेक इट वेरी सीरियसली। आप उस बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड देखें, आप उसके अटेंडेंस देखें, आप उसका प्लेग्राउंड के अंदर बिहेवियर देखें, उसके अंदर एग्रेसिवनेस वगैरह देखें। और इन सच अ केस जो स्कूल में अगर आपने साइकोलॉजिस्ट रखे हुए तो आप उनको रेफ़र करें, आप पेरेंट्स को टाइमली इंटीमेट करें, और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद फिर मज़ीद कुछ वहाँ पे मिसबिहेवियर की ज़्यादा गुंजाइश रहती है, क्योंकि अगर आप उस स्टेज के ऊपर जाकर चीज़ों को हैंडल नहीं करते तो फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं, फिर फाइनली ड्रॉप आउट और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है डियर ऑडियंस आपको आज के सेशन में कुछ न कुछ मालूमात मिली होंगी। आज हमने ये देखा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो क्लासरूम लर्निंग और जो स्टूडेंट्स लर्निंग गोल्स हैं उसके साथ कैसे डायरेक्टली अटैच्ड है। फिर हमने देखा कि इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग का क्या रोल होता है। 5 माइंड थ्योरी की हमने बात की, उसमें हमने डिसिप्लिन माइंड की बात की, सिंथेसाइजिंग माइंड की बात की, क्रिएटिव माइंड की बात की, रिस्पेक्टफुल माइंड की बात की, और हमने एथिकल माइंड की बात की। फिर हमने 5 P's ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की बात की, जिसमें हमने पॉजिटिव, पोलाइटनेस, प्रिपेयर्डनेस, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉम्प्टनेस की हमने जाके बात की। फिर हमने टीचर्स रोल की बात की, और उसके बाद हमने बेसिक टीचिंग स्किल्स की बात की, जिसमें हमने टेक्निकल स्किल्स की बात की, कंसेप्चुअल स्किल्स की बात की, ह्यूमन स्किल्स की बात की, और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की। और कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने 7 C's को भी थोड़ा सा डिस्कस किया, और फाइनली हमने क्लास डिस्क्रिप्शंस की बात की। और एक असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर गूगल करें क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। 4 किस्म के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड इंटेलिजेंट, एंड फाइंड आउट कि आपके स्टाइल में क्या चीज़ें ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी अगर इशू हो तो आप थ्रू मैनेजमेंट ऑफ दिस टीचर समर लर्निंग फेस्टिवल you can come up with your queries and I will try to respond. So thank you very much. Thank you. Take care. Allah Hafiz.